हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम आपको जेक का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है यानी कि क्लास 11 को जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2022 का क्लास 11 का, उसके सेट 2 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी आसान भाषा में हम आपको सिखाएंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंच जाए। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट वमेंट करने नहीं भूलिएगा। इससे पहले जो हमारा एनर्जी आती है आपके कमेंट को देखे, सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, इस तरह का कमेंट से हमारे अंदर ऊर्जा आती है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस मोटिवेशन इस ऊर्जा हमारे शरीर को जब भी मिलेगी, हमारे मन को मिलेगा, तो हम आपके लिए डेली और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के क्या एजेंडा है, आज हम सेट 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सर आप सेट 1 नहीं कराएंगे? सेट 1 के भी वीडियो हो चुके हैं, उसके भी प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और एक जरूरी सूचना बता देना चाहते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, क्योंकि आप इस बार क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे हैं। जी हाँ, क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे हैं, तो क्लास 12 के लिए हम न्यू बैच स्टार्ट किए हैं जिसमें आपके मैट्रिक्स हो चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी आधे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप चाहेंगे तो हमारे साथ मिलके अच्छा एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी पेड कोर्स पे कोर्स नहीं करना, बिल्कुल मुफ्त में हम आपका क्लास कराएंगे। ठीक है, तो आप अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 क्लास 11 को का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है नल सेट का एग्जांपल है। नल सेट क्या होता है? कुछ नहीं, वही एम्प्टी सेट है। नल सेट क्या है? वही एम्प्टी सेट है। नल सेट क्या है? वही वॉइड सेट है। नल सेट बोले, एम्प्टी सेट बोले, वॉइड सेट बोले, सारा एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो नल सेट कहने का मतलब यह है कि कौन सा सेट खाली है, जो सेट खाली है उसी को बता देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सा सेट खाली है। जिसमें खाली है मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कहता क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको बताना है कि 4 को सेट दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कहता है कि कौन सा खाली है, वही होगा ऑप्शन। नल सेट कहने का मतलब खाली सेट। देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, आप ये बताइए क्या कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होगा? हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या कोई ऐसी विषम संख्या इस दुनिया में है जिसको हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऐसी कोई ऑड नंबर नहीं है जिसको हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। यानी कि आप कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो खाली है, यानी कि ये वाला करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो गया। लेकिन हम दूसरा ऑप्शन भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आप कहेंगे कि सर इवन प्राइम नंबर सारे प्राइम तो ऑड होते हैं, तो फिर ये भी होना चाहिए। नो, इसमें से एक 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होते होते इवन भी है, तो ये वाला सेट खाली थोड़ी है। आपको खाली सेट बताना ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं था। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई एलिमेंट ओड नेचुरल नंबर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये वाला जो सेट है पूरी तरह से खाली रहेगा। तो जो सेट पूरी तरह से खाली रहेगा वही तो आपको बताया पूछा जा रहा है। क्या ये सेट खाली है? ना, एक वो एलिमेंट है, आपको खाली सेट बताना है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ ये और ये, इन दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे तो ये जो 4 है ये कॉमन आएगा, यानी कि ये भी खाली नहीं रहा। अगर इसमें करेंगे कि x बिलोंग टू 1 और x प्लस 5 इक्वल टू 6, तो x प्लस 5 इक्वल टू यदि 6 देते हैं तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि ये भी खाली नहीं रहा। यानी कि इसमें भी एक एलिमेंट है 1, इसमें एक एलिमेंट है 4, इसमें एक एलिमेंट है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही एक भी एलिमेंट नहीं है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाने में हम पूरे कामयाब हो चुके हैं। कैसा लगा कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी उड़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक सेट है, आपको ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक सेट है 1,2, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1,2, ठीक है। और ये जो एक एलिमेंट ऐसा है सेट ए में 3,4, वो खुद एक सेट है। बात समझिएगा। अगर आपको पूछा जाए सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो एक ये एलिमेंट 1 2 और ये पूरा को सिंगल एलिमेंट मानेंगे 3 और एक 4। आपको यदि हम पूछेंगे ये वाला सेट में कि इस सेट में 3 बिलोंग कर रहा है, अगर आपको हम पूछेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम मिटा के हम कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ए में कहता है ए एक सेट है 1 2 3 4, फिर ये है 5, ठीक है। एक मिनट ऑप्शन मैच कर लेते। 3,4 सबसेट ए, हाँ। तो आइए अब हम आपको पूछना चाहते हैं कि क्या 3 बिलोंग कर रहा है, क्या 3? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, 3 बिलोंग तो कर ही रहा, 3 तो ए में दिख रहा, तो आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। कैसे? क्योंकि 3,4 3 एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, 3,4 का एगो सेट बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन के लिए हम इसको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। यदि हम कहेंगे नहीं 3,4 का एक सेट बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ ये बिलोंग कर रहा है। क्यों? जब भी बिलोंग करने की बात आती है ना, जब भी बिलोंग करने की बात आती है तो इसको एक एलिमेंट समझेंगे कि ये जो बाहर वाला है ना, ये पूरे अंदर में होना चाहिए। बिलोंग टू का मतलब यही है, ये पूरे एम, ये जो पूरा है वो सेट ए के अंदर दिखना चाहिए। तो देखिए ये जो 3 है वो सेट ए के अंदर नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 नॉट बिलोंग टू है, लेकिन 3,4 का जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है ए में। बात क्लियर है? तो ये वाला करेक्ट होगा। आपको यदि हम कहेंगे कि 5 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे यस सर 5 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम कहेंगे कि 3,4 क्या सबसेट है ए का? सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट देखिए बिलोंग टू का मतलब होता है कि ये पूरा इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन जो सबसेट का बात आता है उसको जरा ध्यान से सुनिए। सबसेट का मतलब होता है जैसे कि 2 सेट ए, एक सेट ए और एक सेट बी है। सबसेट का कहानी का मतलब होता है कि इस सेट में जो जो एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये वाला है कि नहीं, ये सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि हम देखेंगे तो ये जो 3,4 ये जो 2 एलिमेंट्स है ये ए में होना चाहिए, ठीक है। क्या आपको 3 ए में दिखाई दे रहा है? आप खुद समझिए। सबसेट का मतलब क्या होता है? ये वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो ये जो 3,4 सबसेट ए है, कहने का मतलब ये है कि सेट में क्या होता है कि इसके जो अंदर के एलिमेंट है वो अगले वाले सेट में होते हैं। तो सेम उसी प्रकार इस सेट में जो एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। तो आप बताइए क्या 3,4 ए में बिलोंग कर रहा है? आप खुद सोचिए, क्या 3,4 क्या एलिमेंट 3 ए में बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट 4 ए में बिलोंग कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर दिख तो रहा है कि 3 भी ए में है, 4 भी ए में है, तो आप कैसे कहेंगे नहीं है? नो, 3,4 का एक सेट बिलोंग कर रहा है, 3,4 का एक सेट बिलोंग कर रहा है, ना कि 3 बिलोंग कर रहा है। सेट ए में 3 नहीं है, सेट ए में 4 नहीं है, 3,4 का एक सेट है, यानी कि 3,4 सबसेट ए नहीं होगा। देखिए कहता क्या है कि ए इक्वल टू ये एक सेट दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो इसमें तो पता चल ही जा रहा है कि ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा जो कि इनकरेक्ट होगा। कैसे होगा
क्योंकि ये सबसेट ये दिया हुआ, सबसेट का मतलब ये होता है, हम फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, सबसेट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट सब है वो ये वाले सेट में होना चाहिए, यानी कि 3A में दिखना चाहिए, 4A में दिखना चाहिए। आप कहेंगे कि 3 भी A में है, 4 भी A में है, तो ये गलत हो जाएगा। 3,4A में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो ये तो दिख रहा है नहीं, 3,4 का एगो सेट बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर है, 3,4 बिलोंग नहीं कर रहा है, 3,4 का एगो सेट बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये चीज, यही वो ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी थोड़ा हम बिलोंग कर देते हैं। देखिए 3,4 बिलोंग टू है, जब बिलोंग टू का बात आता है यानी कि ये पूरे बाहर वाला पूरे अंदर में होना चाहिए, तो 3,4 का एगो सेट तो है, यानी कि ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि सबसेट ए, यानी कि ये जो बाहर वाला सेट है इसके लिए पूरे अंदर वाला सेट एलिमेंट की तरह काम करेगा, यानी कि 3,4 का जो एगो सेट है वो ए में होना चाहिए, जो कि है, यानी कि ये भी करेक्ट है। 1 बिलोंग टू ए, हाँ 1 बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि बी सी डी ये जो है करेक्ट है। लेकिन आपको पूछा है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट का ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से लिख लीजिए, कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो भी हम आपको बता दिए हैं। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट किए हैं क्लास 12 के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं, क्या कहता है। द गिवन सेट, एक सेट दिया हुआ है, क्या सेट कहता है कि एंड x बिलोंग टू r, कहता है कि वो जो सेट x है उसके सारे एलिमेंट रियल नंबर है, लेकिन कहता क्या है कि -4 से बड़ा है, -4 x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन -4 बट लेसर इक्वल 6, यानी कि x का जो वैल्यू है -4 नहीं है, -4 से बड़ा वैल्यू है, लेकिन कहता है कि उसका जो वैल्यू है वो -4 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 6 या 6 के छोटा होना चाहिए, ठीक है, 6 से छोटा या तो 6 के इक्वल, यानी कि -4 से बड़ा लेना है और 6 या 6 से छोटा लेना है। यानी कि जब आप इसको इंटरवल में दर्शाओगे तो सबसे पहले एक इंटरवल 2 नंबर लिखते हैं, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे -4 लिए और 6 लिए, इसी के बीच आना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी इंटरवल की बात आता है तो कहता है कि -4 से बड़ा, यानी कि -4 आपको लेना नहीं है, तो इधर आप कैसा बेर कर देंगे, ओपन बेर कर देंगे। लेकिन आपको बोला गया कि आप 6 लीजिए और 6 से छोटा नंबर भी लीजिए, तो जब भी आपको लेने की बात आता है तो उस समय आप क्लोज देंगे हैं। इस इंटरवल का मतलब होता है कि -4 से बड़ा, 6 से छोटा, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना इसका मतलब है कि आपको 6 भी लेना है और 6 से छोटा भी, लेकिन -4 ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये -4 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो 4 नंबर है उसमें क्या कहता है कि गिवन सेट, एक सेट ए दिया हुआ 1 3 5, बी दिया हुआ 2 4 6 और सी दिया हुआ 0 2 4 6 8, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। कहता क्या है कि ये जो ए बी सी है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यूनिवर्सल सेट होता है, किसके लिए, ए बी सी के लिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जो सबका सबसेट होता है, यानी कि कौन सा सेट ऐसा देखना है कि इसका भी सबसेट होगा, इसका भी और इसका, यानी कि वो सेट देखना है जिसमें ये भी एलिमेंट सारा होना चाहिए। तो देखिए शायद ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए 1 3 5 यहाँ भी 1 3 5 है, 2 4 6 हाँ है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, बी तो हो नहीं सकता, डी भी हो नहीं सकता, ये वाला चीज तो नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जरा हम देखिए हम तीनों ऑप्शन भी इसलिए बता देते हैं ताकि आपको एग्जाम में पता चले कि क्या रीजन था कि बाकी सबका नहीं हुआ, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपको वेन डायग्राम दिया गया जिसमें आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सेट ए है।
तो सेट ये वाला जो सर्कल है इसको सेट ए कहते हैं, ये वाले सर्कल सेट बी है, और ये जो पूरे गोले रेक्टेंगल दिया हुआ है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो सेट ए में देखिए आप यूनिवर्सल जो वेन डायग्राम है ये पढ़े होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वेन डायग्राम में सेट ए जो है वो गोल के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, तो वो गोल के अंदर दिख रहा है। ये जो सेट ए है ये गोल के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, तो एक 1 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें 1 3 4 5 होगा। तो 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है 1 3 4 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहता है कि एक सेट ए दिया हुआ, एक सेट बी दिया हुआ, एक सेट सी दिया हुआ और एक सेट डी दिया हुआ। आपको पूछा है फाइंड ए यूनियन डी, हाँ ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपको ए यूनियन डी निकालना है, सबसे पहले ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तमाम। ठीक है, ए यूनियन डी पहले निकालिए। यूनियन हम कैसे निकालते हैं, वो एलिमेंट को लेते हैं यूनियन में जो ए में भी है और जो डी में भी है, सारे को लेंगे, ए वाला को भी लिखेंगे और डी वाला को लिखेंगे। देखिए यहाँ ए है और यहाँ पे डी है। देखिए पहले 1 को लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, देखिए इसके भी एलिमेंट को लिखा जाता है और इसके भी एलिमेंट को लिखा जाता है। आप कहेंगे सर 5 तो यहाँ पे 2 बार है, आप 2 बार क्यों नहीं लिखे? सेट का डेफिनेशन कहता है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इतना तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे भाई, उतना भी मूर्ख बच्चा नहीं है, लेकिन एक चीज में आप कंजूसी कर रहे हैं, अभी तक जो काम आपको दिए वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत बात हो जाएगा ना। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे एनर्जी के लिए, तो आपको इतना कुछ करना होगा। इसमें आपको तो कोई फी वगैरह नहीं लिया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में इस क्लास से आपको कुछ मिल रहा है तो कुछ करके जाइए। ठीक है, देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या होगा कि ये जो बी है और ये सी है इसको लेना है। तो देखिए दोनों में क्या क्या आता है, तो 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 होगा। 7 9 11 13, तो यहाँ भी है 7 9 11 13, फिर 15। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा क्या गया है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप ही बताइए इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट इसका होता है इसका, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको लिखा जाता है। देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, एक है 7 9 11 है, बस ओनली 7 9 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 9 11 है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में 7 9 11, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं। उम्मीद करते हैं आप जो पीडीएफ है इसका जो जेरोक्स प्रिंट निकाल लिए होंगे, बिना निकाले तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने प्रिंट नहीं निकाला तो जल्दी से निकाल लीजिए। फिलहाल हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक फंक्शन दिया हुआ जिसमें पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। f0 का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो f जब यहाँ पे x तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो जब यहाँ पे 0 होगा तो जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा। दैट में 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आंसर है, यानी कि f0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कहता है कि द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, इसका डोमेन पूछा गया है। डोमेन क्या होता है, सिंपल थोड़ा सा हम आपको अगर समझाना चाहते हैं तो डोमेन एक सेट होता है। कैसा सेट होता है आप बताइए, हम यहाँ पे कौन कौन सा नंबर रख सकते हैं, अगर साधारण भाषा में कहेंगे तो x का कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं जिसमें हमें fx का कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। ठीक है,
तो डोमेन क्या होगा, वे सारे x के वैल्यू, वे सारी x के मान जिसको रखने पर fx में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता हो तो उसको डोमेन कहेंगे। तो आप बताइए fx इक्वल टू है एक रूट एक्स माइनस वन। अब आप खुद सोच के देखिए हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं। कंडीशन ये है कि ये रूट है और रूट में जो है कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो फिर वो इमेजिनरी नंबर बनता है। यानी कि आपको सोचना होगा कि x का क्या ऐसा वैल्यू रखें कि ये जो रूट के अंदर x माइनस वन है इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि क्या आप जीरो रख सकते, तो आपका आंसर होगा सर जीरो नहीं रख सकते। जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस वन, यानी कि रूट के अंदर माइनस वन जिसको कहते हैं आई, तो हम वन रख सकते हैं। यस वन रख सकते हैं क्योंकि वन माइनस वन जीरो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जीरो आएगा कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे, चिल कर लेंगे, लेकिन नेगेटिव यानी कि वन रख सकते हैं। सर टू रख सकते हैं, हाँ टू रख सकते हैं, थ्री रख सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कुछ भी वैल्यू, फाइव टेन, लाखों करोड़ों अरबों हजारों खरबों कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, यानी कि वन से बढ़कर हम इन्फिनिटी से जा सकते हैं। ठीक है, या तो वन रखिए या तो वन से बड़ा वैल्यू रखिए। यानी कि इसको यदि हम इंटरवल के फॉर्म में दर्शाएंगे तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए वन तो हमको लेना ही होगा, यानी कि वन। क्या हमको इन्फिनिटी ले सकते हैं, नहीं इन्फिनिटी तो नहीं लेना है, इसलिए इसको इस तरह का ब्रैकेट देना है। देखिए कहने का मतलब क्या है, वन लीजिए और वन से बड़ा वैल्यू लीजिए, लेकिन इन्फिनिटी आपको लेना नहीं है। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि ये जो क्लोज ब्रैकेट है ना, ये जो ओपन ब्रैकेट है, इसको कभी कभी इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब भी होता है ओपन, एक इसका मतलब भी होता है ओपन और एक इसका मतलब भी होता है ओपन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक इसका मतलब भी होता है ओपन और एक इसका मतलब भी होता है, सॉरी इसका मतलब भी होता है ओपन और एक इसका मतलब, ठीक है, मतलब उल्टा दिया हुआ होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है, वन कोमा इन्फिनिटी वाला जो है ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ ए क्रॉस बी। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट करने के बाद जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं, -2 3 -2 4 0 3 0 4 3 3 3 4। कहता है कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए। आपको डेफिनेशन से ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी दो सेट को क्रॉस किया जाता है ना, जब भी दो सेट को क्रॉस किया जाता है तो ऑर्डर्ड पेयर सब होता है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सबके जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं। यानी कि ए क्रॉस बी करने के बाद जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आया है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो कहता है कि सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ का है, सेट ए का है। फर्स्ट एलिमेंट जितना फर्स्ट एलिमेंट है ना सब सेट ए का ही होगा, यानी कि -2। देखिए यहाँ भी -2 है तो दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। एक लिखेंगे 0 और एक लिखेंगे 3। तो आप देखिए -2 0 3 कौन सा ऑप्शन है, -2 0 3 ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा क्लास, क्लास कैसा लग रहा है, एकदम सुपर क्लास, सुपर से भी ऊपर क्लास हम आपको दे रहे हैं। ऐसे ही क्लास 12th के जो YouTube वाले वीडियो है ना उसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक हम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवा दे रहे हैं। यूट्यूब में जो हमारा वीडियो होगा वो किसी भी बोर्ड से चलेगा, सीबीएसई बोर्ड वाला भी हमारा लाभ ले सकते हैं। शेयर करने नहीं भूलिएगा, जितने भी दोस्त हैं सबको भेज दीजिए। स्टेटस व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, जितने भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं सबको भेज दीजिए। बोलिए ये वाला क्लास एकदम शानदार क्लासेस, सुपर क्लासेस होने वाली, आपके क्लास 12 तक हम आपके साथ देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपको डेली हम आपके लिए क्लास अपलोड करेंगे। फिलहाल ये लिख लीजिए 11 का क्लास अच्छा जाना चाहिए, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। टर्म 2 के लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन आपको छोटा छोटा जो काम दिया गया वो करते रहिएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ऊपर बात करते हैं फिर से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इक्वल टू एक है सेट 2,3। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यानी कि इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें 2 है
और एन ऑफ बी का जो वैल्यू है इसमें भी 2 है, यानी कि सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ही है, जो कि 4 और 5 है। कहता है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे। तो ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सेट ही है। आपको बता रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जब एन ऑफ ए के साथ यदि एम एलिमेंट होता है, कोई एक सेट है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, तो उसमें सेट ए का सबसेट कितना होगा। तो सेट ए का सबसेट कितना होगा, 2 का पावर m होता है। ठीक है, तो आपको ए क्रॉस बी का सबसेट बताना है, तो आपको ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाना होगा। तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ये वाले एलिमेंट, ये वाले सेट में कितने एलिमेंट है और ये वाले सेट में कितने एलिमेंट है, उसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा, 2 का पावर होता है। 2 का पावर क्या था, किसी भी सेट का, किसी भी सेट का यदि हमको नंबर ऑफ सबसेट बताना है तो 2 का पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है, किसका, वो सेट का। तो यहाँ भी ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट बताना है, तो 2 का पावर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, किसका, ए क्रॉस बी का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 आएगा। तो 16 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हड़बड़ी, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी क्लास हमारी लंबी होगी दूसरे के कंपेयर में, लेकिन कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा दूसरे के कंपेयर में। तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए कि हड़बड़ा के समझा देंगे, तो आप उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट को ही प्राथमिकता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता क्या है कि भाई ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। कहता है कि 1 मिनट में वो कितना बार टर्न करता है, 1 मिनट में 360 बार टर्न करता है। ठीक है, 1 मिनट में 360, एक कोई पहिया है कोई भी गाड़ी का, ठीक है, XYZ कोई भी गाड़ी है जिसका जो 1 मिनट में वो जो पहिया है वो 360 बार टर्न करता है। ठीक है, और कहता है कि मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इन टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो आपको पता लगाना होगा कि 1 सेकेंड में वो कितने बार घूमेगा, जितने बार घूमेगा उसके अनुसार निकालेंगे। तो देखिए 1 मिनट में यदि 360 बार घूम रहा है तो 60 मिनट में भी कितना, 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है तो 60 सेकेंड में भी कितने बार घूमेगा भाई, 1 मिनट बराबर है तो 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में भी जो है वो 360 बार ही घूमेगा। लेकिन अगर 1 सेकंड की बात किया जाए तो 360/60 हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में जो है वो 6 बार घूमता है। तो 1 सेकंड में वो 6 बार घूमता है, तो कहता है कि 1 सेकंड में वो कितना एंगल टर्न करता है। तो वो 1 सेकंड में 6 बार घूमता है। जब एक बार टर्न करता है, जब एक बार टर्न करता है, एक कोई पूरा पहिया यदि एक बार टर्न करता है तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन यदि उसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, एक चक्कर में, देखिए 1 सेकेंड, 1 चक्कर में वो 2 पाई रेडियन बनाता है, तो 6 चक्कर में वो कितना रेडियन बनाएगा, 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 पाई रेडियन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन बहुत स्टूडेंट का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर पार हो गया होगा, इसलिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, घबराना नहीं है। देखिए 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो 60 सेकंड में भी 360 बार घूमेगा, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू होता है 360 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो 6 बार घूमता है। कहता क्या है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगा। तो पहले तो हमको ये पता लगाना होगा कि 1 सेकंड में वो घूम कितना बार रहा है। तो 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है, हमें पता है कि 1 बार घूमता तो 2 पाई रेडियन बनाता है, तो जब 6 बार घूमेगा तो 12 पाई रेडियन बनाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालने पूछा है।
तो साइन 765 डिग्री का ये जो एंगल है ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम तरीका सिस्टम से निकालने आता है। 765 डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 765 इंटू π/180। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 5 5, फिर यानी कि 17 π/4 आएगा। साइन 765 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 17 π/4। इसको हम लिख सकते हैं साइन 17 π/4 को 4π + π/4। और देखिए साइन 4π + π/4 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि साइन π/4 ही आंसर आएगा, जिसका जो वैल्यू होगा ये 1/√2 देगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। किसका, 12 नंबर का 1/√2। नेक्स्ट 13 नंबर में 10-15 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो 10-15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा देखिए। डायरेक्ट तो इसका वैल्यू याद नहीं करते हैं, लेकिन 10-15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 45 में 30 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 4 में 3 1 यानी कि 15 डिग्री ही बचेगा। तो इसको इस तरह से लिखें। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। 10a यानी कि 10 45 डिग्री माइनस 10b यानी कि 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, फिर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √3 होगा एलसीएम, तो √3 माइनस 1 बाई √3 होगा एलसीएम, तो √3 प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है। फिर √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 आंसर होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑप्शन किसी में भी नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, है ना। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 बाई 3 माइनस 1 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस √3 बाई 2, ये और ये कैंसिल, तो हो जाएगा 2 माइनस √3। तो देखिए 2 माइनस √3 कौन सा ऑप्शन है, तो 2 माइनस √3 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री कॉस 9 डिग्री कॉस 36 डिग्री साइन 9 डिग्री का वैल्यू पूछा है। आपको नहीं लग रहा ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्मूला में है। देखिए तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए के प्लेस पे 36 डिग्री है, बी के प्लेस पे 9 डिग्री है। तो साइन 36 डिग्री प्लस 9 डिग्री कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है, इसको लिख लीजिए क्योंकि अभी इसको मिटाएंगे। इफ साइन एक्स इक्वल टू -1/2, साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1/2 है और ये जो x से पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेसर है, यानी कि ये इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि ये जो x है पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x, 10x का वैल्यू पूछा गया है। 10x का वैल्यू पूछा गया है तो निकालेंगे, तो 10x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा। फिलहाल चलिए फिलहाल इसको लिख लीजिए। अब इसको देखते हैं।
तो साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1/2, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी कि 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4, माइनस का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि आ गया 3/4, किसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस एक्स का जो वैल्यू होगा ये प्लस माइनस 3/4 हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, किसका वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे, देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, दैट मीन्स कॉस का जो वैल्यू होगा ये ओनली माइनस √3/2 होगा, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ उतना डिटेल से नहीं ठीक है। अब देखिए 10x का वैल्यू पूछा है, 10x, तो 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स का वैल्यू है -1/2 और कॉस एक्स का वैल्यू है -√3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1/√3 होगा करेक्ट ऑप्शन, 1/√3 करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसा लग रहा, कैसा मज़ेदार क्लास लग रहा है कि नहीं, आप लोग यार देखते हो, इतने बच्चे देखते हो, लेकिन हमारे एनर्जी के लिए कुछ भी मोटिवेशन, हमारे एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी कमेंट वमेंट नहीं करते हो कि सर क्लास कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ भी आप लोग से मतलब नहीं है। आप लोग का मतलब है कि हाँ मेरा काम हो जाए, कुछ दूसरा वीडियो रहेगा तो खूब वायरल कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें हम आपका ज़िंदगी बना रहे हैं, लेकिन आप ना इसको वैल्यू नहीं दीजिएगा, ये हमें पता है। फिलहाल जो हमारा काम है वो हम करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे आप लोग हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारे और भी हेल्प करोगे। अपने फ्रेंड्स सर्कल में सारे को शेयर करने नहीं भूलिएगा, ये हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू जो √3/2 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया, साइन एक्स इक्वल टू √3/2, ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू, साइन कितना डिग्री में √3/2 देता है, आप ही बताइए, साइन कितना डिग्री में √3/2 देता है, तो साइन 60 डिग्री में √3/2 देता है, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन π/3, तो इसको दो बार लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू, ये तो एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है साइन π/3, लेकिन हम साइन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन π/3। अच्छा, यहाँ से तो x का वैल्यू π/3 आ गया, लेकिन ये वाला जो साइन एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन 2π + π/3, भाई साइन 2π + थीटा, साइन 2π + थीटा का जो वैल्यू होता है ये साइन थीटा ही ना होता है, तो साइन 2π + π/3 इक्वल साइन π/3। देखिए ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो अच्छा से फॉर्मूला का क्लास किया हुआ है उसी को अच्छा से समझ में आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इसको याद कर लीजिए, क्या कहें, अभी तो उतना डिटेल्स से हम जाने की फुर्सत नहीं है, चीज़ों को समझिएगा। अभी अगर पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो कुछ दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। साइन यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 7π/3, यानी कि यहाँ से x का जो वैल्यू आया ये एक आया 7π/3 और x का वैल्यू π/3। देखिए x का वैल्यू ठीक है ना, आंसर थोड़ा सा हमारा मैच नहीं कर रहा है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, थोड़ा सा यहाँ से हम मिस्टेक किए हैं इसलिए आंसर नहीं मिल रहा। देखिए 2π + π/3 नहीं होगा, होने से फिर एक और चक्कर लगा रहे हैं ना, आपको फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करना है। देखिए एक π/3 हुआ, π/3 से फिर 2π + π/3 होगा, यानी कि एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ही था, फिर से हम इसको 2π + π/3 किए तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया। 2π + π/3 ये वाला फॉर्मूला फिर से करेंगे तो फिर से फर्स्ट ही क्वाड्रेंट जाएगा, तो गलत बात है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ही आपको कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन
पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा ही होता है, क्योंकि ये अपना क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 लेंगे एलसीएम, 3 पाई माइनस पाई। यदि किसी को नहीं आ रहा है तो सब कुछ हम व्यवस्था करवा दे रहे हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कि दो को प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। x का वैल्यू पाई बाई 3 और x का वैल्यू 2 पाई बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। अब देखिए जो इसके बाद वाला जो 16 नंबर 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये एक दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में। इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का इसको देखिए हाँ, यहाँ पे हम इस 1/2 के बदले में हम cos पाई बाई 3 भी लिख सकते थे, तो फिर फॉर्मूला में सेट नहीं होता। पूछे कैसे नहीं होता? इसलिए सेट नहीं होता क्योंकि इधर स्क्वायर में और इधर स्क्वायर में नहीं है, जिसकी वजह से फिर फॉर्मूला थ्योरम में सेट नहीं होता है। इसीलिए हम दोनों ही साइड स्क्वायर करने के चक्कर में हम क्या किए कि इधर भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये 1/√2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, यदि cos अल्फा रहता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। समझ में आ रहा है? थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें n पाई प्लस माइनस 4 है? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसका? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये होगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो है cos x इक्वल टू जो है वैल्यू दिया हुआ है 3/5। ठीक है, और दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर है और पाई बाई 2 से लेसर है। दैट मीन्स ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है। देन द वैल्यू ऑफ साइन x/2 का वैल्यू पूछा है। cos x का वैल्यू दिया हुआ है और साइन एक्स का, तो आप कहेंगे सर इसका जो वैल्यू है ये cos x का वैल्यू यानी कि b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो आप p का वैल्यू निकाल लीजिएगा और sin x का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि sin x में क्या चाहिए p/h चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे cos x है और यहाँ पे sin x/2 है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं। आंसर तो आने तो दूर की बात, ऑप्शन भी नहीं मैच करेगा। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन लगा है। तो देखिए यहाँ से हम कुछ अलग करेंगे। फिलहाल जो है cos x इक्वल टू 3/5 है और x का वैल्यू है 0 से ग्रेटर और पाई बाई 2 से लेसर, तो x/2 किधर लाई करेगा? सब में 2 से इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2 से डिवाइड दे देंगे तो 0/2 0 ही हो जाएगा और ये पाई बाई 4 हो जाएगा। यानी कि x/2 का जो वैल्यू है 0 से 45 के बीच होता है, यानी कि 0 से 45 पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। तो ये भी तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात करता है, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात करता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कि ये एंगल आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस
ऐसे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से यही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा, जब यहाँ थीटा था, देखिए पहले इसी को ले, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, जब यहाँ थीटा था तो यहाँ कॉस 2 थीटा, एंगल क्या होता था डबल, तो थीटा बाई 2 रहेगा, तो 1 माइनस कॉस, ये थीटा बाई 2 का डबल क्या हो जाएगा, थीटा ना हो जाएगा, एंगल देखिए दोगुना हो जा रहा है, तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू है 3/5/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/5/2, यानी कि हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो वैल्यू है वो हम 2/5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये वाला 2 इसके साथ, ये वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो साइन एक्स बाई 2 का जो वैल्यू आ जाएगा, ये स्क्वायर उस पर जाएगा, तो रूट प्लस माइनस साइन लेके, और इधर बच गया 1/5, तो साइन एक्स बाई 2 का जो वैल्यू होगा ये प्लस माइनस 1/√5 होगा। लेकिन जो x बाई 2 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, देखिए x बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। दैट मीन साइन एक्स बाई 2 का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 1/√5 होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, देखिए एक दोनों ये दो वैल्यू है ना साइन एक्स बाई 2 का, एक प्लस 1/√5 फिर माइनस 1/√5, लेकिन होगा तो कोई एक, कैसे डिसाइड करते हैं उसका एंगल से, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव देता है, तो साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू आ गया 1/√5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भी बनाएंगे, तो फिलहाल यहां तक लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि जनरल सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है, आप को प्रिंट निकाल लीजिएगा। जनरल क्वेश्चन नंबर 19 में जनरल सॉल्यूशन पूछा 3x बाई 2 इक्वल टू 0 का, 3x बाई 2 इक्वल टू 0 का किसका पूछा, जनरल सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई, तो साइन 3x बाई 2 इक्वल टू यदि 0 रहेगा तो 3x बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई बाई 3। तो देखिए, और जहाँ पे ये जो n है ये बिलोंग करेगा कोई z या इंटीजर पर, तो फिलहाल कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, तो 2n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ा दीजिएगा, जो भी आपको करने का है कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फिलहाल इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2, cos x का वैल्यू -1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x, cos 2x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, cos 2x का वैल्यू,
तो अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला है। तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यदि यहाँ पे थीटा x आएगा तो इधर भी x हो जाएगा, थीटा तो थीटा हो जाएगा। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x यानी कि माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 1/4 माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस 1/2 होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए माइनस 1/2 कौन सा ऑप्शन है, तो माइनस 1/2 ही आ गया भाई। cos 2x का वैल्यू माइनस 1/2 ही। cos 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 इंटू यानी कि 1/4 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 ही आ गया है। तो फिलहाल जो है माइनस 1/2 क्वेश्चन नंबर 20 का माइनस 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 16, आई टू द पावर जो है 16 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो आई का पावर 16 को क्या हम लिख सकते हैं, आई का पावर 16 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर 8, 8 टू 16। अब आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1 का पावर 8। अब जब भी माइनस 1 का पावर कोई सम संख्या होता है तो आंसर क्या आता है +1। तो कौन सा ऑप्शन में +1 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में +1 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट पूछा गया है। मान लेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z इक्वल टू 1/1 माइनस आई, इसका कंजुगेट पूछा है, यानी कि z पर बार लगा देना, ये चीज पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस और कंजुगेट कुछ भी हो वो निकालने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज a+ib फॉर्म में सबसे पहले इसको लाएंगे, उसके बाद ही उसका कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको a+ib फॉर्म में लाने के लिए इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे इंटू 1 + i बाई 1 + i, 1 + i बाई 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो 1 + i, 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी कि 1 + i बाई 1 + 1, दैट मीन्स 1 + i बाई होगा 2, यानी कि 1/2 + 1/2 i, किसका वैल्यू आया z का वैल्यू आया। अब इसका कंजुगेट पूछा है, यानी कि z पर बार लगा देना है, 1/2 + 1/2 i का वैल्यू पूछा है और कंजुगेट इस तरह से कर देना है। कंजुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, साइन चेंज होता है, यानी कि यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा आंसर, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है, नहीं समझ में है फिर से समझ लीजिए। कंजुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि इसका साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, यानी कि पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन z बार का जो वैल्यू होगा 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव था। तो 1/2 कंजुगेट ऑफ द 1/2 माइनस i/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होता है किसका, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फिलहाल इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में एक वैल्यू दिया हुआ है, एक्सप्रेस करना है i का पावर -35, ये जो है क्वेश्चन नंबर है 23।
आई का पावर -35 है, इसको आपको लाना है ए प्लस आई बी फॉर्म में, ए प्लस आई बी फॉर्म में। तो इसको लेट करेंगे जेड इक्वल टू, तो ए प्लस आई बी फॉर्म में लाना है तो जब भी पावर इन्वर्स नेगेटिव में रहेगा तो इसको हम आई का पावर 35 लिख सकते हैं। अब नीचे उसको एक्सप्रेस करेंगे नीचे, अब देखिए 1 इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर कितना देंगे कि 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 17 दे दीजिए। 17 इंटू 2 हो जाएगा 34, और 34 इंटू आई करना होगा। अब देखिए आई का पावर 35 था, अभी भी 35 है, 17 दूना 34 और एक आई 35 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का पावर 17 इंटू आई, तो 1 -1 का पावर 17 यानी कि -1 इंटू आई, यानी कि वो हो जाएगा 1 -i, दैट मीन्स -1/i होगा, और इसको -1/i को हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो i/i हो जाएगा। i इंटू -1 -i, i इंटू आई स्क्वायर, तो -i स्क्वायर का वैल्यू तो -1 कैंसिल हो गया, i हो गया किसका वैल्यू, z का वैल्यू। लेकिन आपको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। देखिए इसका जो रियल पार्ट हो वो नहीं है, यानी कि 0 + i हो जाएगा। तो 0 + i कौन सा ऑप्शन है, 0 + i, 0 + i, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होता है 0 + i का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, फिलहाल इसको लिख लीजिए। ट्वेंटी फोर में क्या कहता है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू 7 + i7 प्लस i 7 + i7, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको आपको a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के पास सीट होगा, उम्मीद करते हैं जेरोक्स करा लिए होंगे। कहता है कि एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इंटू 7 + i7 प्लस i7 + 7 है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है। तो देखिए इसको 21 + 21i प्लस 7i प्लस 7, देखिए i इंटू आई मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा 21 प्लस 21i और 7i हो जाएगा 28i, और प्लस 7i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी कि 21 + 28i -7, तो 21 में 7 घटाएंगे तो 14 + 28i, कौन सा ऑप्शन में 14 + 28i है, 14 + 28i प्लस 28i जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल इसको लिख लीजिए। ट्वेंटी 25 में कहता है कि मॉडुलस निकालना। 25 में क्या कहता है, मॉडुलस फाइंड करना है। z इक्वल टू दिया हुआ है -√3 + i। इसमें बोला गया कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके मॉडुलस निकालिए। तो कैसे मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है z mod इक्वल टू √ रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, a का जो वैल्यू है ये -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर आई स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, देखिए आई के साथ जो, देखिए यहाँ पे क्या रियल ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट है √3, इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आई के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है बी, और जो अकेले होता है वो ए ना। यहाँ आई नहीं लेना, बहुत सारे बच्चे इसको आई कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, हम बार बार कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा -√3 का स्क्वायर 3 + 1, यानी कि √4 का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन 2। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन में 2 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 2 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी 26 में कहता है
2 प्लस एक्स प्लस आई वाई, 2 प्लस एक्स प्लस आई वाई, 2 प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 माइनस आई, ये दिया हुआ है। आपको पूछा है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x और y का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। क्लियर है। ऑप्शन भी बहुत सारा है, एक में 2,1, 2,1, बी में है 1,-1, सी में है 0,0 और डी में है -2,2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, 2 प्लस एक्स प्लस आई वाई है, जो रियल है उसको रियल के साथ, इमेजिनरी है ये दोनों रियल है तो 2 प्लस एक्स इसको एक साथ लिखेंगे, ये अकेले इमेजिनरी y इंटू आई इक्वल टू 3 माइनस आई। ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, रियल को रियल के साथ इक्वल करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल इमेजिनरी सबको इक्वल कर रहे हैं तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 और y इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, इधर y है और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, i के साथ। देखिए इधर i के साथ मल्टीप्लाई y है, इधर i के साथ मल्टीप्लाई -1 है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1। ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे z इक्वल टू 4 माइनस 3i। इसका क्या पूछा है, इनवर्स। इनवर्स यानी कि z इनवर्स को हम लिख सकते, z इनवर्स पूछा है, z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z इनवर्स का क्या फॉर्मूला, इसको हम z 1/z लिख सकते हैं। इनवर्स पूछा है तो इनवर्स को हम 1/z, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 3i। अब क्या करना, परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन करना, 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i बाई 4 प्लस 3i। तो 4 प्लस 3i a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 3i इक्वल टू 16 माइनस 9 और ये जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। तो 4 प्लस 3i इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9, यानी कि 4 प्लस 3i इक्वल टू हो जाएगा 25। तो 4/25 प्लस 3/25i, 4/25 प्लस 3/25i, ये ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि इफ 1 प्लस आई बाई वाई माइनस वाई पावर होल पावर m इक्वल टू 1 देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m, यानी कि ये जो पावर m है इसका लीस्ट वैल्यू, छोटा से छोटा वैल्यू, कैसा वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, छोटा से छोटा कौन सा ऐसा इंटीग्रल वैल्यू होगा किसका, m का, ये यानी कि m का वैल्यू पूछा गया है। m का वैल्यू कैसा पूछा, वो लिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़का वैल्यू लेते ना, छोटा से छोटा क्या पॉजिटिव वैल्यू होगा ये पूछा जा रहा है। तो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर m ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे कर देंगे 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, रेशनलाइजेशन करेंगे 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई होल पावर m इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस आई का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा का पावर m इक्वल टू हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ताकि आपको समझने में बुझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 का पावर m इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 ही करने देते हैं, ये और ये कैंसिल, 2 ही रहने देते हैं। तो 2i बाई 2 का पावर m इक्वल टू हो जाएगा 1, ये और ये कैंसिल,
तो क्या बचेगा, आई का पावर m इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आई का पावर m, देखिए 1 को हम आई का पावर कितना लिखेंगे कि आई का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे, इस ये वाले 1 के बदले में हम आई का पावर कितना, देखिए m का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए m का वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये m किसी का पावर में है। तो ये पावर पावर इक्वल होता है, बेस बेस इक्वल होता है। तो m थोड़ी ना किसी के इक्वल होगा, m को भी इक्वल करने के लिए इधर भी हमको पावर देना होगा। तो हम ऐसा पावर देंगे, किसका पावर देंगे, आई का पावर देंगे, क्योंकि इधर भी तो बेस आई है ना, तो इसीलिए इधर भी बेस आई दिए और इस आई के पावर कितना देंगे कि वैल्यू 1 होगा। तो आप कहेंगे कि आई का वैल्यू 4 दे दीजिए, तब ना m इक्वल टू 4 आएगा और बेस भी दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके पावर इक्वल होता है। आप कहेंगे सर m का वैल्यू 4 ही क्यों दिए, बहुत सारा वैल्यू, आई का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आई का पावर 8 का वैल्यू 1 होता है, आई का पावर 16 का वैल्यू 1 होता है, बहुत सारा वैल्यू होता है जिसमें जो आई का पावर होता है वो 1 देता है। लेकिन आप 4 ही क्यों चूज किए। बेटा क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि लीस्ट पॉजिटिव, छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताइए m के लिए। तो m का वैल्यू 4 ही होगा, क्योंकि बाकी सारे वैल्यू 4 से बड़ा होते हैं, जैसे कि 8 है, 16 है, और भी बहुत सारा वैल्यू है जहाँ पे i का पावर का वैल्यू 1 होता है। लेकिन हम i का पावर 4 ही इसलिए लिए क्योंकि हमको छोटा से छोटा बताना था। ठीक है, तो इसलिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू 4, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए अब क्या कहानी है, जो ऑप्शन नंबर बी तो हो गया। अब 29 नंबर का कहानी देखिए। द सॉल्यूशन 29 नंबर में क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन पूछा 4x + 1 < 6x + 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये 1 7 को इधर लाएंगे तो -7 < 6x, ये 4x उस पर जाएगा तो -4x, तो ये हो जाएगा -6, इधर हो जाएगा 2x। अब 2 से दोनों साइड डिवाइड देंगे, -6/2 2x/2, तो -3 इधर हो जाएगा x, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो -3 से बड़ा होगा। -3 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, x का वैल्यू -3 से बड़ा, यानी कि नंबर लाइन में अगर देखा यदि -3 है तो -3 से बड़ा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 लाखों करोड़ों डिग्री, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन -3 के इक्वल भी नहीं होगा। तो -3 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो -3, इन्फिनिटी, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों, आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्लोज ब्रैकेट है, और ये वाला ब्रैकेट का मतलब होता है, हम पहले भी बता दिए हैं कि -3 भी होगा और -3 से बड़ा वाला भी होगा, लेकिन -3 भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा। यहाँ पे यदि इक्वल का साइन होता, यदि ऐसा होता ऐसा, यानी कि -3 होगा या -3 से बड़ा होगा, इक्वल का साइन, तो ये वाला ऑप्शन होता है, लेकिन इक्वल नहीं होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन -3 ग्रेटर, ये दिया हुआ इसका सॉल्यूशन पूछा है, -3 2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे ना, x का वैल्यू क्या होगा ये चीज़ पूछा है, तो एक बार लेते हैं -3 > 3 2x, और एक बार लेते हैं 3 2x < 9। ठीक है, तो -3, ये वाला 3 को इस पर लेंगे तो -3 -2x, यानी कि इधर हो जाएगा -6 ऐसे इक्वल -2x, -2 से डिवाइड देंगे तो -6/-2, जब भी नेगेटिव चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड देता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो -2x/-2
3 यानी कि 3 ग्रेटर इक्वल x, यानी कि x का जो वैल्यू होगा इस तरह से होगा और -2x इधर कर देंगे 9 - 3 तो -2x इधर हो जाएगा 6 -2 से डिवाइड देंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि -2 से देंगे तब तो हमको x का वैल्यू मिलेगा ना, इसलिए दे रहे हैं। तो 6/-2 दैट मीन्स x ग्रेटर इक्वल -3। देखिए x का जो वैल्यू है इक्वल नहीं होगा, x का वैल्यू क्या -3 से बड़ा है। तो इंटरवल में यदि हम लिखेंगे, इंटरवल में दो चीज लिखा जाता है, इधर छोटा वाला इधर बड़ा वाला, तो -3 से बड़ा कर रहा है, -3 से बड़ा और 3 देखिए x का वैल्यू जो है लेसर इक्वल 3 है, यानी कि 3 या 3 से छोटा, तो -3 ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 इसलिए ओपन ब्रैकेट, लेकिन लेसर इक्वल भी और लेस देन भी है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट। तो -3,3 देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि -3 से बड़ा होगा जो इसको इंडिकेट कर रहा है, और 3 या 3 से छोटा होगा यानी कि इसको। तो इस तरह का ब्रैकेट किस में है, देखिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस तरह का जो ओपन ब्रैकेट है इसको इस तरह से भी लिखते हैं -3,3। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होता है। तो -3,3 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होता है, तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो है कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 में जो मोड x का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 4 है, तो x बिलोंग टू r है, तो इसको सॉल्व करना है कि क्या होना चाहिए, इसका आंसर किसके किसके बीच आना चाहिए, कौन सा इंटरवल होना चाहिए, x का वैल्यू कैसे कैसे होगा। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि ये जो मोड x है ये ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए। यदि हम इसको प्रैक्टिकली सबसे पहले तो क्या कहेंगे, जो तरीका है उसको तरीका को फ्लो करते हैं। क्या तरीका कहता है कि मोड x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, मान लेंगे कि ये जो x का वैल्यू, देखिए मोड है मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, तो मान लेंगे x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है दैट मीन्स मोड x का वैल्यू, मोड x इक्वल टू, यदि ये x का वैल्यू पॉजिटिव होगा यानी कि मोड x के बदले में हम x भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू यदि पॉजिटिव रहा तो, क्योंकि मोड x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। एक बार पॉजिटिव मान ले तो मोड x का वैल्यू x हो जाएगा। अब बताइए मोड x का वैल्यू x हो जाएगा और मोड के बदले में क्या दिया हुआ है, मोड x का वैल्यू x दिया हुआ है, मोड x का जो वैल्यू है वो हम लोग x लाए, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो x है ये ग्रेटर देन 4 है। चलिए यहाँ तो 1 हो गया। नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है कि x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, तो ये x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी कि मोड x का जो वैल्यू होगा ये -x होगा। कैसे जान रहे हैं, क्योंकि मोड जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो -x, देखिए मोड x के बदले में यदि x -x है यानी कि -x ग्रेटर देन 4 होगा। अब दोनों साइड -1 चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, दैट मीन्स -4 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। यहाँ पे कहता है कि x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, यानी कि 4, इन्फिनिटी होगा। फिर यहाँ से कहता है नहीं, x का जो वैल्यू है -4 से छोटा होगा, -4 से छोटा होगा, कितना छोटा जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी -4। दैट मीन्स हम कहेंगे कि x का वैल्यू 4 और इन्फिनिटी पर भी लाई होता है, x का वैल्यू -इन्फिनिटी और -4 पर भी लाई होता है। इससे ये पता चलता है कि x का जो वैल्यू होगा ये दोनों के यूनियन, ये भी एक सेट है ये भी एक सेट है, दोनों के यूनियन पे बिलोंग करेगा, यानी कि दोनों पर बिलोंग करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बिलोंग टू -इन्फिनिटी -4 यूनियन 4 इन्फिनिटी। लेकिन इसी को बुक में लिखा है, क्योंकि ये वाले इंटरवल को हम ऐसा लिख सकते हैं -इन्फिनिटी -4, ये ओपन है तो इसको हम ओपन ही कर देंगे, ये भी ओपन है ओपन कर देंगे, 4 इन्फिनिटी इसको भी ओपन दे देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होता है, -इन्फिनिटी -4 यूनियन 4 इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन चलिए यदि आपको इस तरह का मेथड अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम आपको देसी मेथड बता देना चाहते हैं कि क्या होगा। ठीक है, फिलहाल इसको लिख लीजिए।
अब ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखिए मोड एक्स का वैल्यू लेस ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। अब खुद सोचिए एक्स का वैल्यू 4 और -4 और 4 के बीच रखने से कभी आ सकता है? एक्स का वैल्यू -4 और 4 के बीच रख सकता है? देखिए एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, क्या एक्स का वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो 1 ग्रेटर देन 4, ये तो फॉल्स है, ये गलत बात है। 2 रखेंगे तो 2 ग्रेटर देन 4, ये भी गलत है। 3 रखेंगे तो 3 ग्रेटर देन 4, क्या 3 4 से बड़ा होता है? ये भी फॉल्स है। 4 ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स है। 4 से बड़ा होता है, कोई खुद से बड़ा होता नहीं। लेकिन यदि हम 5 रखेंगे तो ये 4 से बड़ा, ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि एक्स का जो वैल्यू है ये क्या रख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम 4 से बड़ा वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में यदि हम चल जाएंगे, एक्स का वैल्यू क्या 0 रखने से आएगा, -1 रखने से, -1 ग्रेटर देन 4, ये तो फॉल्स। देखिए -1 हम यदि रखते हैं तो मोड के अंदर -1 रखने से वो फिर 1 ही हो जाएगा। -1 रखने से 1 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो यहाँ पे अगर -2 रखते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, और 2 ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स है। एक्स का वैल्यू -3 रखते हैं तो -3 जैसे मोड के अंदर कुछ भी चीज़ पॉजिटिव होके निकलता है, तो यहाँ पर यदि हम मोड -3 रखते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि गलत बात है। इसी तरह एक्स का वैल्यू -4 रखेंगे तो 4 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। यानी कि एक्स का वैल्यू यदि हम -5 रखेंगे तो जैसे ही -5 रखेंगे तो ये भी 5 ग्रेटर देन 4, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। यानी कि एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू क्या रख रहे हैं, पूरा नेगेटिव सब रखिए, पूरा नेगेटिव सब रखिए, लेकिन -4 से छोटा रखिए। -4 से क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे, -4 से छोटा रखेंगे। यानी कि आप तो वही चीज़ आया जो चीज़ हम लाए थे कि एक्स का वैल्यू 4 से बड़ा, यानी कि 4, और एक्स का वैल्यू -4 से छोटा, यानी कि -4, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यही चीज़ आपका इंटरवल में दूसरा भी दे सकता है। क्या दे सकता है, आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि -4 और 4 के बीच का नंबर ही हम नहीं रख सकते हैं। इसके बीच का अगर नंबर रखेंगे ना तो ये वाला चीज़ छोटा हो जाएगा, ये वाला चीज़ बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी से अपोजिट हो जाएगा। इसके बीच रखने पे हो सकता है आपका एग्जामिनर ऐसा दे दे कि पूरा रियल नंबर रखिए लेकिन -4 और 4 को नहीं रखिए। यही वाला जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़, यानी कि ये वाला चीज़ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ कहता है पूरा रियल नंबर लेकिन -4, 4 के बीच नहीं रखना है। यहाँ भी तो पूरा रियल नंबर ही है ना भाई, 4 से इन्फिनिटी तक पूरा पॉजिटिव नंबर, -4 से -इन्फिनिटी पूरा नेगेटिव नंबर, बस -4 और 4 के बीच वाला ही तो नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, हम समझाने में कामयाब हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, लाल यहाँ तक लिख लीजिए। 32 कहता है कि -6x लेस देन -18 है। कितना नंबर? 32 नंबर। -6x लेस देन -18 है। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। खाली जगह दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन होगा ये बोला गया। ऑप्शन नंबर ए में ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर बी में ग्रेटर इक्वल, ऑप्शन नंबर सी में लेस देन, ऑप्शन नंबर डी में लेसर इक्वल, ये साइन दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए -6x, अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि दोनों साइड अगर हम -6 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे x बचेगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब भी हम -6x से डिवाइड देंगे तो ये जो जब भी -6 से डिवाइड दिया जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, यानी कि -18 माइनस का 6 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, 6 कैंसिल, x ग्रेटर देन 3, यानी कि ये वाला सिंबल आता है, यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 32 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पूछा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - x² + 1।
तो इसमें डायरेक्ट लिमिट रख देंगे क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में ही है। तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यानी कि 1। 32 नंबर में 1 आंसर आता है 32, सॉरी ये 32 है, नहीं ना है, ये 33 है। 33 में 1 आंसर आता है, दैट मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है ये उसका करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में लिमिट्स का क्वेश्चन है, लेकिन अभी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि लिमिट x टेंड टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको लिमिट का वैल्यू जब भी रखना है, लिमिट x टेंड टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जरा ये देखिए कि ये 0/0 फॉर्म में है क्या ये 0/0 फॉर्म में है? तो वो पता लगाने के लिए आपको डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रखेंगे। तो 2 का पावर 3 8 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 2 4 इंटू 8, यानी कि ऊपर भी 8 माइनस 8 यानी कि 0 हो जा रहा है। और नीचे भी अगर देखा जाए तो 2 का इसको 4 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, तो ये भी 0/0 फॉर्म में आ जा रहा है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी पूरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है। तो जब भी मैट्रिक्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करना होता है, उसके पहले यानी कि 0/0 फॉर्म से हटाना होता है। तो सबसे पहले तो आपको 0/0 फॉर्म में जो है इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए काम करेंगे, ऊपर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2। ठीक है, अब नीचे वाले को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 2 हो जाएगा, इसको फिर माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 5x, और ये हो जाएगा 6। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर x माइनस 2, यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू ये लिख सकते हैं x माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। अब 0/0 फॉर्म से हट गया, अब लिमिट का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट का वैल्यू जो हम रख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई एक्स के प्लेस पे रखेंगे 2 माइनस 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बाई माइनस 1, यानी कि आएगा माइनस 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो फटाफट लिख लीजिए क्लास कैसा आ रहा है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, शेयर वेयर करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 नंबर, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0। इसका वैल्यू पूछा है, लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। हम x प्लस 1 को लेट करेंगे y, x प्लस 1 को लेट करेंगे y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए लिमिट का वैल्यू भी चेंज होगा। x टेंड टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0, जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा देन क्या होगा, यदि यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, दैट मीन्स y टेंड्स टू 1। ठीक है, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 यानी कि अभी क्या हो जाएगा y टेंड्स टू 1, और x प्लस 1 को मान लिए y, यानी कि y के पावर हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई, और ये x के बदले में, ये x के बदले में y माइनस 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1 y का पावर 5 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का पावर 5 बाई y माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है n ए टू द पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे जो पावर होता है वो पावर बाहर होता है और उसी पावर में घटता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
तो सेम चीज़ यहाँ भी है, सेम चीज़ सेम फॉर्मूला में है। तो सेम फॉर्मूला में है तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो पावर 5 है वो पावर 5 बाहर होगा, उसमें घटेगा यानी कि 1 का पावर हो जाएगा 4, यानी कि 5 × 1 यानी कि हो जाएगा 5। ठीक है, लिख लेना है जल्दी से फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में कहता है लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई साइन bx। साइन x बाई क्या पूछा, साइन bx। देखिए ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, यहाँ है। अगर 0 रख देंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। नीचे भी x का वैल्यू 0 रख देंगे तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यानी कि 0/0 फॉर्म में है। तो इसको सेटिंग वेटिंग करना होगा, तो लिमिट x टेंड टू 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन x को एंगल में सेटिंग करेंगे, x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, नीचे वाला को भी सेम करेंगे bx। साइन के एंगल में bx सेटिंग करना पड़ता है, तो bx इंटू bx। ये वाले x और ये वाले x को कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारा क्या बचेगा, ये a और ये b कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई हो जाएगा साइन bx इक्वल टू a बाई b। लिमिट, अब ऊपर भी नीचे भी लिमिट देख सकते हैं, x टेंस टू 0 साइन मिस्टेक किया ना, मिस्टेक किया, साइन ax बाई ax और bx बाई bx है। तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई b। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई x बाई लिमिट bx टेंस टू 0 साइन bx बाई bx। और ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जरा देखिए। अच्छा हम ऑप्शन बताए थे कि नहीं भाई, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 35 में ऑप्शन नंबर बी होता। ठीक है, 35 में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होता, हम बोलने भूल गए थे। ठीक है, लेकिन अभी जो 36 नंबर में जो क्वेश्चन है, एक लिमिट का क्वेश्चन बता रहे हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बाई, जब थीटा होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो सेम चीज़ तो यहाँ भी लागू होगा ना। देखिए थीटा के प्लेस पे x है, बाई नीचे x है, और थीटा ही टेंस टू 0 होता है, यहाँ भी x टेंस टू 0 है। सेम चीज़ नीचे में भी है, एंगल में bx है, नीचे भी एंगल bx सेटिंग हुआ है, और bx टेंस टू 0 है, यानी कि a बाई बी इंटू क्या हो जाएगा 1/1। इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनली a बाई बी होगा ऑप्शन करेक्ट। तो a बाई बी कौन सा आंसर में करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 है, इसमें क्या कहता है कि इफ एफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तो a प्लस बी एक्स, एक्स का वैल्यू जब इक्वल टू 1 होगा तो 4, ग्रेटर देन 1 होगा तो b माइनस एक्स, और दिया हुआ कि लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, a का वैल्यू b का वैल्यू पूछा गया, जिसमें 4 को ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पर। ठीक है, तो यहाँ से एट x इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब निकालना होगा, तब जाके होगा। एल एच एल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अब देखिए 1 माइनस एच का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा, एक में अगर h घटाएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 से तो छोटा ही होगा, तो x का वैल्यू 1 से छोटा ऊपर वाला के केस में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस b 1 माइनस h, ये हो गया। थोड़ा सा बहुत को ऊपर ऊपर पार हो जाएगा यदि आपका लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा है तो। अब h के प्लेस पे 0 रख देंगे, a प्लस b 1 माइनस 0, यानी कि आगे a प्लस बी। ठीक है,
फिर RHL फाइंड करेंगे। RHL जो कि क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब देखिए 1 में अगर हम h जोड़ेंगे यानी कि जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1 से बड़ा जहाँ पे है लिमिट h टेंस टू 0, तो b माइनस ए 1 प्लस h। अब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो b माइनस ए 1 प्लस 0 यानी कि आ जाएगा b माइनस ए। और f1 का वैल्यू कितना होगा, f1 का वैल्यू होगा जब x का वैल्यू 1 होगा यानी कि f1 का वैल्यू होगा 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंस दिया हुआ है कि f लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू ये 1 दिया हुआ है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स यदि है यानी कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू होगा 1 यानी कि f ऑफ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है b माइनस ए इक्वल टू f1 का वैल्यू है f1 का वैल्यू है 4, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 4 आया और b माइनस ए इक्वल टू भी 4 आया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से a और b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे ना, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो a प्लस बी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 2b इक्वल टू हो जाएगा 8, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4। अब b का वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो a प्लस b का वैल्यू 4 यानी कि 4 इक्वल टू 4, ये और ये कैंसिल यानी कि a इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये जो डेरिवेटिव है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसका जो पहले डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद x इक्वल टू 4 पर इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद x का वैल्यू 4 रखिए और वैल्यू चेक कीजिए, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2, इसको पहले डिफरेंशिएशन करना, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स को सबसे x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू। यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 3। अब एट एक्स इक्वल टू 4, एट एक्स इक्वल टू 4 पर इसका वैल्यू यदि हम चेक करेंगे तो एफ डैश 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 4 तो जाए 8 माइनस 3, दैट मीन्स हो जाएगा 5 आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में जो है एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव पूछा गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे एफ एक्स का, डी बाई डी एक्स इसका एफ एक्स का, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, यू इंटू वी रूल निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स यू बार डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो क्या होगा आंसर, माइनस साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, कॉस 2x आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए जो 40 नंबर है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 है, तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और 27 का क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3x स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने सेट 2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमारा भी एनर्जी डाउन हो गया है आपके क्वेश्चन सॉल्व करते करते, काफ़ी समय हो गया होगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गया होगा, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम कॉन्सेप्ट देने में कहीं भी पीछे नहीं छोड़े हैं और आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो उसका जो विचार है, क्लास कैसा लगा, कैसा पसंद आया नहीं आया, उसका रिएक्ट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट में अच्छा लिख दीजिएगा, बुरा लगा तो भी जो भी हो वो लिख दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपका ये वीडियो अगर यूजफुल है, वाकई में आपका ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला, आपके एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सेट 1 भी हम कंप्लीट करा दिए, ये सेट 2, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 लाएंगे। और क्लास 12 का भी यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाने स्टार्ट किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।